देखो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल, अगर मैं एग्जांपल ले लूं, अभी डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन हम लोगों ने ऑलरेडी कल देखा था। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है बेटा? इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक डज नॉट अलाउ करंट टू फ्लो। डाइलेक्ट्रिक अपने से करंट को फ्लो नहीं होने देते, लेकिन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करते हैं, है ना? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करते हैं बट करंट को फ्लो नहीं होने देते। इंसुलेटर है ना, डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर which does not allow current to flow but shows electrical effect। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करते हैं ये, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करते हैं। तो अब इसमें ये आएगा, यहाँ पे ध्यान देना। डाइलेक्ट्रिक में, पोलर डाइलेक्ट्रिक के अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें, जैसे HCl हो गया, HF हो गया, H2O हो गया, एक्सेट्रा, ये सब क्या है यहाँ पे? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। एंड नॉन पोलर के अगर हम लोग एग्जांपल्स देखें तो नॉन पोलर के एग्जांपल H2Cl2 है ना, या N2 ले लो, या CO2 ले लो, एक्सेट्रा। ये कौन से हो गए आपके? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गए। पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है बेटा? पोलर डाइलेक्ट्रिक में परमानेंट, इनके मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल मूवमेंट होता है। जैसे अगर हम लोग HCl मॉलिक्यूल ले लें तो HCl मॉलिक्यूल आप इस तरह से ड्रॉ कर लेते हो, है ना? यहाँ पे मान लो प्लस और ये माइनस, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसमें एक परमानेंट डायपोल मूवमेंट रहता है। इनके मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डायपोल मूवमेंट रहता है। इनमें पोलर डाइलेक्ट्रिक में परमानेंट डायपोल मूवमेंट है इस पे, है ना? इनके मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डायपोल मूवमेंट है, और जब इसको एक्सटर्नल फील्ड पे हम लोग रखते हैं, इसको, इस मॉलिक्यूल को अगर हम लोग एक्सटर्नल फील्ड पे रखें तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? ये मान लो यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड पे जब हम इस को रखते हैं, यहाँ पे E0, दिस इज एक्सटर्नल फील्ड, तो जब इसको नेगेटिव पॉजिटिव और ये इसका डायपोल मूवमेंट है, तो जब इस मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल फील्ड पे रखोगे तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को अगर आप एक्सटर्नल फील्ड पे रखोगे तो क्या होगा? क्या होगा? ये मॉलिक्यूल ऐसे रहेगा कि घूम जाएगा। हाँ, ये घूमेगा, है ना, यहां से रोटेट होगा, ऐसा टॉर्क लगेगा इस डायरेक्शन में, इसमें टॉर्क लगेगा, और ये अलाइन हो जाएगा। किस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा? ये फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। सो when these molecules placed in E0 मतलब एक्सटर्नल फील्ड, they align in the direction of field, फील्ड के डायरेक्शन में ये अलाइन हो जाएंगे। दे अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये एक अकेला मॉलिक्यूल नहीं, जितने भी मॉलिक्यूल रहेंगे वो सब की सब फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, सारे की सारे अलाइन होंगे। अच्छा, नॉन पोलर की अगर हम लोग बात करें, जैसे कोई भी ले लें, यहाँ पे चाहे H2 ले लें, चाहे N2 ले लें, चाहे CO2 ले लें, कोई भी मॉलिक्यूल ले लें, इसका मॉलिक्यूल इस तरह से रहता है विदाउट फील्ड। अगर एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे 0 है तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इस तरह से रहते हैं, इस पे जो डायपोल मूवमेंट है वो ओवरऑल 0। लेकिन जब इसी मॉलिक्यूल को आप एक्सटर्नल फील्ड पे रख देते हो, क्या क्रिएट हो जाती है? यहाँ पे ध्यान देना। जब इसी मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल फील्ड पे आप रखते हो, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड पे रखने पे इसके जो नेगेटिव चार्ज हैं वो एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज तो है ही यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज एक तरफ शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज ये है ही यहाँ पे। इसके कारण इसमें भी डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो गया।
तो ये जो डायपोल मूवमेंट है ना, ये इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट है। तो एक्सटर्नल फील्ड में दोनों के बिहेवियर सेम रहते हैं। एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो दोनों के बिहेवियर लिटिल बिट डिफरेंट। इसमें परमानेंट डायपोल मूवमेंट है, इसमें नहीं है इसके मॉलिक्यूल पे। लेकिन जब एक्सटर्नल फील्ड पे आपने रखे तो इसके जो नेगेटिव चार्ज है वो एक तरफ शिफ्ट हो गए, और इसके कारण यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, परमानेंट डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो गया, जिसको आप इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट बोलते हो। सो हियर PI इज इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट, इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट, एंड they are also aligned in the direction of field, in the direction of field। ये भी फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। तो ये वाले जो डायपोल हैं ये भी फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होते हैं और ये भी होते हैं। तो एक्सटर्नल फील्ड पे दोनों का बिहेवियर एक जैसा, एक्सटर्नल फील्ड पे बिहेवियर में डिफरेंस नहीं है। बात समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया बेटा? नॉन पोलर में जब एक्सटर्नल फील्ड आपने नहीं लगाए हो तब इनमें नेट डायपोल मूवमेंट जीरो है ना। विदाउट एक्सटर्नल फील्ड देयर नेट डायपोल मूवमेंट इज जीरो। लेकिन जैसे ही इसको फील्ड पे रखे इनके नेगेटिव चार्ज एक तरफ शिफ्ट हो गए। क्लियर हो गया? और ये क्या क्रिएट कर देते हैं फिर वहां पे, अगर एक तरफ नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गए तो दे क्रिएट द डायपोल, डायपोलर प्रॉपर्टीज क्रिएट हो गई। यहाँ पे इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट आ गया, और इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट आ गया, और ये कैसा अलाइन रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे अलाइन हो जाते हैं। तो एक्सटर्नल फील्ड में दोनों के बिहेवियर एक जैसे रहते हैं। समझ गए बेटा? हेलो, समझ गए? कोई डाउट यहां तक बोलो, अभी क्वेश्चन आंसरिंग कर लो। हेलो, कोई डाउट है? सर। हाँ बोलो। सर नॉन पोलर में पूरे नेगेटिव चार्ज है क्या? नहीं, नॉन पोलर में पूरे नेगेटिव नहीं है। इसमें टोटल चार्ज जीरो ही रहता है ना। इसमें नेट चार्ज इस पे भी जीरो और इस पे भी जीरो है, ध्यान देना। इस पे भी समेशन क्यू जीरो है और इस पे भी समेशन क्यू जीरो है। इक्वल अमाउंट में प्लस और माइनस रहते हैं। बट जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के कारण है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण है। समझ गया? तो सर पॉजिटिव चार्जेस की भी प्लेस चेंज होंगे ना? हाँ, आप इसको लिटिल बिट ऐसा रख सकते हो, बट हम एक सिंगल मॉलिक्यूल की अगर बात कर रहे हैं तो सिंगल मॉलिक्यूल में ज्यादा से ज्यादा दो हैं यहाँ पे, है ना, या फिर तीन हो सकते हैं ऐसे। तो आप इनको थोड़ा सा आप इधर पे शिफ्ट मान सकते हो, ऐसा कि हाँ थोड़ा सा इधर कर सकते हैं। और यहाँ पे इनकी जो चार्ज सिमेट्री है वो ओवरऑल इस तरह से रहती है कि नेट डायपोल मोमेंट कितना बनता है इनका, जीरो बनता है। समझ गए? मतलब सर इसमें नेगेटिव चार्जेस ज्यादा रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं नहीं के बराबर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी एटम हो या कोई भी मॉलिक्यूल हो उसमें उतने ही पॉजिटिव और उतनी नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे रहता है? पॉजिटिव चार्ज मूव करता है क्या? वो तो न्यूक्लियस के अंदर बैठा भाई। समझ गया? हाँ ओके सर, समझ गया। समझ गया ना? इक्वल अमाउंट में प्लस और माइनस होते हैं। यहाँ पे देखना, मैंने ये लिखा ना, टोटल चार्ज जीरो। कोई भी एटम हो या कोई भी मॉलिक्यूल हो वो इलेक्ट्रिकली कैसा रहता है? न्यूट्रल रहता है। यहाँ पे सिर्फ ये दो चार्ज अकेले नहीं ना, बहुत सारे हैं। ये जो दो चार्ज हमने सेपरेट किए, कौन से वाले चार्ज हैं या कौन से वाले इलेक्ट्रॉन है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिनको हमने सेपरेट किए। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा भाई, उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बहुत सख्त जरूरत है, तो वो हाइड्रोजन से खींच लेता है अपने पास में, और हाइड्रोजन आसानी से दे भी देता है। समझ गए? यस सर। क्लियर हो गया? यस। चाहे आप ये वाला मॉलिक्यूल लो, HCl मॉलिक्यूल लो, चाहे यहाँ पर के कोई भी मॉलिक्यूल लो, ये सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर? इक्वल अमाउंट में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। समझ गए? ओके। यस अभी सर। अभी अभी और कोई डाउट किसी भी बच्चे को यहाँ पे? और कोई डाउट है? और कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ेंगे हम लोग। सर हाँ बोलो। इंड्यूस हमेशा फील्ड के अपोजिट होता है ना, डायरेक्शन? इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट हमेशा फील्ड के डायरेक्शन पे आएगा। इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट है, अभी इंड्यूस्ड फील्ड की बात नहीं की हूं मैंने। अभी ये इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट है
और ये कैसे अलाइन होंगे, फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होंगे। ये तो इंड्यूस है नहीं, ये तो ऑलरेडी था, बस ये घूम के फील्ड के डायरेक्शन पे हो जाएगा। इसमें नहीं था पहले से, तो इसमें इंड्यूस हुआ और वो भी फील्ड के डायरेक्शन पे हो गया। तो एक्सटर्नल फील्ड में दोनों टाइप के डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर सेम होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे आगे पढ़ने वाले हैं बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल फील्ड। समझ गए? आगे की जो स्टडी है वो बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल फील्ड की है। समझ गए? और यहाँ पे हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल को देखा था, अब हम लोग बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का इकट्ठा बल्क मैटर की बात करेंगे। हाँ बोलो, अभी कुछ और बोलना। सर यहाँ पे डायपोल और फील्ड एक ही डायरेक्शन में। हाँ, डायपोल मोमेंट और फील्ड एक ही डायरेक्शन पे हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, घूम जाते हैं। जैसे ये ऐसा रखा हुआ है, ये घूम के सीधा हो जाएगा। अगले डायग्राम पे आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले पहले। ले लिया? यस सर। Now this is page number 2. Dielectric in external electric field E note. डाइइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डाइइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखते हैं, तो यहाँ पे दो केस हम लोग ले रहे हैं। नाउ दिस इज केस 1। एक एक्सटर्नल फील्ड 0 है और ये डाइइलेक्ट्रिक यहाँ पे रखा है। ये सपोज इसकी लेंथ हो गई और ये वाला जो फेस है इसका एरिया ए है, ठीक है ना। तो हम लोग क्यूबिकल मटेरियल ले रहे हैं या फिर क्यूबॉइडल मटेरियल लिए हमने डाइइलेक्ट्रिक का। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कैसे अरेंज है यहाँ पे, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम पोलर वाला ले रहे हैं बस समझने के लिए, बाकी और कोई रीजन नहीं है, है ना। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडमली कैसे अरेंज है, ये किसी भी डायरेक्शन पे अरेंज है। तो क्या इस बल्क मैटर का अभी नेट डायपोल मोमेंट आपको दिख रहा है? इस बल्क मैटर का नेट डायपोल मोमेंट अभी दिख रहा है क्या बेटा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। देखो ओवरऑल जो नेट डायपोल मोमेंट है वेक्टर सम, जैसे इसका P1 है, इसका P2 है, इसका P3 है, इसका P4 है, इसका P5, ये सब रैंडमली इधर उधर अरेंज है। क्या कोई प्रॉपर अलाइनमेंट है इसका? नहीं है। सो व्हाट इज द नेट डायपोल मोमेंट इन एक्सटर्नल फील्ड विदाउट एक्सटर्नल फील्ड? ये नेट डायपोल मोमेंट, इट इज नेट डायपोल मोमेंट। तो जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तब इनका नेट डायपोल मोमेंट कितना है? 0 है, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी रैंडमली इधर उधर अरेंज हैं। समझ गए ना? जैसे पेन को हम लोग क्या ले लें, डायपोल ले लें, और कैप इनका डायरेक्शन है, तो विदाउट फील्ड कोई ऐसा जमा कोई ऐसा जमा, तो इनका सबका वेक्टर सम कैसा आएगा? अभी 0। समझ गए कि नहीं? सभी का वेक्टर सम अभी कैसा रहेगा? यहाँ पे 0 रहेगा। यहाँ पे कोई P1 है मान ले, ये वाला सपोज P2 है, ये वाला सपोज Pn है, तो इन सबका वेक्टर सम कितना है यहाँ पे? P1 प्लस P2 अप टू Pn। सभी मॉलिक्यूल्स के डायपोल मोमेंट का वेक्टर सम 0, दैट इज द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ दिस मटेरियल। इस मटेरियल का नेट डायपोल मोमेंट है। अब अगले केस पे आते हैं हम लोग। अब अगर हम इसको कहां पे रख दें? एक्सटर्नल फील्ड पे रख दें। इफ this material is placed in external field, external field पे प्लेस कर देते, तो यहाँ पे अब ये अगला केस आ जाएगा when external field is not equals to 0। तो क्या होगा भाई, क्या चेंजेस आएगा अभी बताओ जरा। अब क्या चेंजेस आएगा? ये जो डायपोल्स थे वो कैसे हो जाएंगे अभी यहाँ पे?
सारे की सारे डायपोल कैसे हो जाएंगे, जैसे ही आप इनको एक्सटर्नल फील्ड पे रखोगे, ये सारे की सारे डायपोल ये कैसे हो जाएंगे बेटा, ये मटेरियल है आपका, ये सारे के सारे डायपोल कैसे हो जाएंगे अभी बताओ, हेलो, कैसे हो जाएंगे, किस तरह से अलाइन हो जाएंगे। ये जैसे ही आपने इनको एक्सटर्नल फील्ड पे रखा, ये जो डायपोल्स थे हर एक मॉलिक्यूल ऐसे इस तरह से अलाइन हो जाएंगे, जितने भी हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे तो 2-3 और ले लेते हैं। ये ऐसे अलाइन हो गए यहाँ पे, समझ गए, इस तरह से एक ही डायरेक्शन पे रेगुलर ओरिएंटेशन हो गया। और ये ओरिएंटेशन होने पे भी एनर्जी खर्च होती है, ध्यान रखना। और इसलिए जब इनको एक्सटर्नल फील्ड पे रखते हो तो ये कुछ गर्म हो जाते हैं। गर्म क्यों हो रहा है भाई, घूम रहे फील्ड के डायरेक्शन पे आ रहे तो एनर्जी खर्च करनी पड़ रही फील्ड को, इनको डायरेक्शन में अलाइन कराने के लिए एनर्जी खर्च कर रही, तो फिर वो एनर्जी जाएगी कहाँ पे, वो हीट के फॉर्म पे रिलीज हो जाती है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। जब रैंडम है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, लेकिन एक पर्टिकुलर फील्ड के डायरेक्शन पे अगर इनको अरेंज कर दिए तो सभी की पोटेंशियल एनर्जी अब ओवरऑल कम होती है, या फिर इस अरेंजमेंट में कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च होती है, और इसलिए ये थोड़े बहुत गर्म होते हैं इस टाइम पे। तो इसलिए देखना कि जब आप, जैसे मेरे पास ये चार्जर केबल है, तो ये थोड़ा बहुत गर्म होता है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का तो उतना गर्म नहीं होता है, ज्यादा मोटी कोटिंग है तो। लेकिन अगर आप बल्ब में लगा दो और पतला वाला वायर आप यूज करो, तो वो वायर का जो बाहर की कोटिंग होती है, प्लास्टिक कोटिंग, वो कैसी होती है, गर्म हो जाती है। समझ गए कि नहीं, समझ गए वो प्लास्टिक कोटिंग क्यों गर्म होती है ना। ओके, तो अभी ये सब इस तरह से रीअरेंज हो गया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इस तरह से रीअरेंज हो गया बेटा सारे की सारी। तो अभी यहाँ पे परमानेंट डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो गया कि नहीं, यहाँ पे नेट डायपोल मूवमेंट 0 था, अब यहाँ पे नेट डायपोल मूवमेंट उतना ही है कि अब ज्यादा हो गया ये। हेलो, व्हाट अबाउट द नेट डायपोल मूवमेंट, ये 0 है कि अभी भी, it is not equals to 0, so net dipole moment of material is not equals to 0, क्योंकि सारे की सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन पे यहाँ पे क्या हो गए, रीअरेंज हो गए। समझ गया बेटा, कोई डाउट इस पे, कोई डाउट, कैसे बिहेवियर बदला है इनका। तो अगर ये नॉन पोलर भी रहता तब भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती। तो ये जो बिहेवियर है, ये वाला जो बिहेवियर है, पोलर एंड नॉन पोलर, ये दोनों शो करते हैं, पोलर और नॉन पोलर, ये बिहेवियर दोनों शो करते। लेकिन अगर ये पोलर रहता तो बस गोल गोल सर्कल रहते, प्लस माइनस सभी एक ही जगह पे रहते, परमानेंट डायपोल मूवमेंट नहीं रहता। लेकिन एक्सटर्नल फील्ड पे जैसे ही रखते तो दोनों डाइलेक्ट्रिक सेम टाइप का बिहेवियर शो करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक लिया, मैंने यहाँ पे ये नहीं लिया कि भाई पोलर है कि नॉन पोलर है, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड में दोनों का बिहेवियर सेम हो जाता है। समझ गया बेटा, अगर नॉन पोलर है तो इंड्यूस डायपोल मूवमेंट आ जाएंगे और वो फिर ऐसे अरेंज हो जाएंगे, और ऑलरेडी अगर पोलर वाले हैं तो फिर उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इंडिविजुअल डायपोल हैं, वो रीअरेंज हो जाते हैं, रीओरिएंट हो जाते हैं। तो जब इनको, इफ दिस मटेरियल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, यहाँ पे क्या हुए, molecules of dielectric reoriented molecules of dielectric reoriented along the direction of field, along the direction of field, फील्ड के डायरेक्शन में रीओरिएंट हो जाते हैं, अपने आप को इस तरह से ओरिएंटेशन इनका ऐसा हो जाता है। तो अब इसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मैं एक लाइन यहां पर से खींच दूं ऐसी, और इधर से भी एक लाइन खींच दूं ये ऐसी, तो यहां पर का जो बल्क पोर्शन पड़ रहा है, ये इस पे टोटल चार्ज 0, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहां पर का ओवरऑल चार्ज 0। तो एक प्रकार से ये वाली प्लेट कैसी बन रही है, यहाँ पे इतना जो पोर्शन है इसका, इतना पोर्शन कैसा बिहेव कर रहा है, बिहेव लाइक नेगेटिव प्लेट, बिहेव लाइक नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट के जैसा बिहेव कर रहा है। और ये वाला जो पोर्शन है ये कैसा बिहेव कर रहा है, यहाँ पे बिहेव लाइक पॉजिटिव प्लेट, ये वाला जो पोर्शन है पॉजिटिव प्लेट के जैसा बिहेव कर रहा है। समझ गए? हम अगर इस तरह से लाइन यहाँ पे इमेजिन कर लें तो ये बीच वाला जो पोर्शन है उसमें ओवरऑल चार्ज 0, ये एक प्रकार से नेगेटिव प्लेट के जैसा बिहेव कर रहा है। और ये वाला जो पोर्शन है ये पॉजिटिव प्लेट के जैसा बिहेव कर रहा है। समझ गए बेटा? कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, कोई डाउट है क्या? ओके, अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज पे, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज पे। हाँ बोलो सर, ये दोनों इंसुलेटर ही है ना? अरे इंसुलेटर ही की बात कर रहे हैं, हेडिंग तो पढ़ ले पहले। डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल फील्ड केस 1, ये भी डाइलेक्ट्रिक है। फिर क्या बनाया मैंने, इफ दिस मटेरियल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है हर्ष? यस सर, बस कंफर्म कर। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज पे, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? ले लिए क्या? ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। अब पेज नंबर 3 पे आते हैं। अब इसके बाद की कहानी यहाँ पे, तो ये लेंथ है और ये वाला पोर्शन एरिया है। तो मैं यहाँ पे एक टर्म डिफाइन कर देता हूँ, पूरा मिटा देते हम लोग। तो एक्सटर्नल फील्ड पे इस तरह से इनका बिहेवियर बन गया। और अब मैं यहाँ पे पोलराइजेशन वेक्टर को भी डिफाइन कर दूंगा। दिस इज नाउ पेज नंबर 3। तो ये डाइलेक्ट्रिक हमने लिए, एक्सटर्नल फील्ड पे इस डाइलेक्ट्रिक को रखा है। ये एक्सटर्नल फील्ड है। तो यहाँ पे ये वाली प्लेट कैसा काम कर रही है अभी, ये नेगेटिव प्लेट के जैसे आ गई ना ये वाला पूरा। और ये वाली फेस कैसा काम कर रही है यहाँ पे, ये वाली फेस कैसा काम कर रही है यहाँ पे, पॉजिटिव प्लेट के जैसे काम कर रही है। तो ये फेस हो गई नेगेटिव प्लेट के जैसे, और ये वाली फेस कैसी हो गई यहाँ पे, दिस फेस इज बिहेव लाइक पॉजिटिव प्लेट। समझ गए? हम इसको फेस वाइज अगर देख ले, ये फेस आपकी पॉजिटिव प्लेट के जैसे काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस क्यू आई, क्यू आई का मतलब हो गया ये इंड्यूस्ड चार्ज, हम इसको बोल दे रहे हैं, दीज आर इंड्यूस्ड चार्ज। और यहाँ पे प्लस सिग्मा आई, दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी है ना, ये इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी है। और सिग्मा आई की वैल्यू हो जाएगी क्यू आई अपॉन एरिया, क्योंकि ये वाली प्लेट फेस का जो एरिया है, दिस इज फेस एरिया। और यहां से यहां तक अगर इसकी लेंथ एल है, क्लियर हो गया? तो ऐसे इस साइड पे कौन से चार्ज इंड्यूस हो गए यहाँ पे, माइनस क्यू आई एंड माइनस सिग्मा आई। समझ गए बेटा? तो अगर हम ओवरऑल इस पूरे का नेट डायपोल मूवमेंट अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि भाई इसका ओवरऑल डायपोल मूवमेंट कितना आ रहा है, ओवरऑल डायपोल मूवमेंट, इस साइड पे आपके पूरे नेगेटिव चार्ज हो गए, इस साइड पे पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये जो टर्म है ये नेट डायपोल मूवमेंट है। और नेट डायपोल मूवमेंट किसके बराबर बन गया यहाँ पे, नेट डायपोल मूवमेंट, सो देयरफॉर नेट डायपोल मूवमेंट ऑफ मटेरियल, नेट डायपोल मूवमेंट ऑफ मटेरियल समेशन पी आई, ये किसके बराबर आ गया बेटा,
समेशन पी आई इज इक्वल टू क्यू इंड्यूस चार्ज इनटू चार्ज सेपरेशन, ये आ गया नेट डायपोल मोमेंट। और ये इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पर थे मॉलिक्यूल वो सब नेट जीरो बन रहा था यहाँ पे, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया बीच में डायग्राम पे। बस हम फेस वाइज यहाँ पे ले रहे हैं कि ये वाली फेस पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे और ये वाली फेस पे कौन से चार्ज इकट्ठे हो गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो गए। एंड दिस इज द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पे मैं एक टर्म डिफाइन कर दूं, पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर इज डिनोटेड बाय P एंड पोलराइजेशन वेक्टर होता है नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डायपोल मोमेंट की यूनिट कूलाम मीटर और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, तो ये कैंसिल होके कितना बचेगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर बचेगी, इसकी ये यूनिट है यहाँ पे कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और अगर इसको आप इस तरह से देखते हो तो इंड्यूस चार्ज इनटू लेंथ और वॉल्यूम में हो जाएगा एरिया इनटू लेंथ, ये कैंसिल हो गया बेटा। इंड्यूस चार्ज अपॉन एरिया इसके बराबर होता है इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, डायपोल के डायरेक्शन पे रहेगा, ठीक है ना। तो ये टर्म इसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो पोलराइजेशन वेक्टर किसके इक्वल होता है, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता है, समझ गए, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता है। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? इंड्यूस्ड चार्ज सरफेस डेंसिटी यहाँ पे मॉड में है ना? हाँ मॉड में है यहाँ पे, क्योंकि किसी एक भी वैल्यू को आप ले सकते हो यहाँ पे मॉड में, लेकिन यहाँ डायरेक्शन बताना पड़ेगा ना, क्योंकि ये डायपोल पोलराइजेशन वेक्टर क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, डायरेक्शन अलोंग फील्ड, पोलराइजेशन वेक्टर का डायरेक्शन किधर आएगा, एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन पे आएगा, समझ गए? हेलो, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो यहाँ पे चलो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड देख ले रहे हैं पोलराइजेशन वेक्टर का, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, किस डायरेक्शन पे आएगा, ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो पोलराइजेशन वेक्टर क्या है, नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, एक डेंसिटी वाला टर्म भी हम लोग पढ़ते हैं, डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये क्या हो गया, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक प्रकार से ये डायपोल डेंसिटी को शो कर रहा है, डायपोल डेंसिटी किस तरह से क्रिएट हो रही है, समझ गए? हेलो, डायपोल डेंसिटी को शो कर रहा है ना, नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो एक प्रकार से डायपोल डेंसिटी है, क्लियर बेटा? कोई डाउट? तो जितनी ज्यादा डायपोल डेंसिटी होगी उसका बिहेवियर उस तरह से आएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। बट अभी अप टू 12th स्टैंडर्ड हमको इसके बारे में ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन हायर स्टडीज में जब स्पेशली डाइलेक्ट्रिक की स्टडी की जाती है, जैसे जो कंपनियां होती ना, जैसे ये वायर के ऊपर क्या किया गया, इसमें प्लास्टिक की कोटिंग की गई है, तो कौन सा प्लास्टिक की कोटिंग करें, तो जो कंपनियां होती है इसकी टेस्टिंग करवाती है कि ये बढ़िया है कि नहीं है ना। जैसे तुम लोग टीवी पे ऐड देखते होगे कि ये वाला केबल लगाओ तो आग नहीं लगेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, देखते हो कि नहीं देखते हो? यस है ना। तो ये बल्क उसमें जब जाओगे ना तो ये बहुत यूजफुल हो जाता है, ये जो इंसुलेटर है, जो डाइलेक्ट्रिक की स्टडी है, आप लोग खम्भे में देखना, खम्भे में भी ये डाइलेक्ट्रिक लगे होते जिससे इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता लोहे के खम्भे के साथ में केबल का। तो हर कहीं पे इसका यूज है यार, मतलब जहां पर भी आप करंट की बात कर रहे हो, जहां पर भी आप केबल लगा रहे हो उसके साथ में डाइलेक्ट्रिक तो आ ही रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि बस आपने मेटेलिक वायर अकेला ले लिया, उसके ऊपर कोटिंग तो दोगे, बिना उसके तो काम चलेगा ही नहीं। तो जहां पर भी मेटल आया, जहां पर भी आप केबल कनेक्शन ले रहे हो, वहां पे क्या हो रहा है, इंसुलेटर आ रहा है साथ में। तो बल्क में जब इसकी बात करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस तरह की कोटिंग हम लोग उस मेटल वायर के ऊपर दें, जिससे वो कोटिंग भी डैमेज ना हो और जो कंडक्शन वो प्रॉपर हो। पता चल रहा ग्राउंड पे होने लगा, ग्राउंडिंग हो गई, वहां पे शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो जहां जहां पे करंट का फ्लो हो रहा है, प्रैक्टिकली जहां जहां पे आप केबल लेके जा रहे हो, है ना, अब जैसे खम्भे पे लगाए हैं,
तो एक खंबे से दूसरे खंबे तक तो प्लास्टिक कोटिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पे खंबे पे पहुंचे तो वहां पे प्लास्टिक कोटिंग नहीं होता, वहां पे कुछ ऐसे बने रहते हैं वो गोल गोल, उसके ऊपर से फिर वो वायर जाता है जिससे इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट ना हो खंबे के साथ। मतलब जहां पर भी करंट की हम बात करेंगे वहां पे इंसुलेटर आएगा ही आएगा। ठीक है, समझ गए? इसलिए इसकी प्रॉपर्टी की स्टडी जरूरी होती है, बट ये हायर क्लास में थोड़ा ज्यादा अच्छे से करते हैं। अभी अप टू 12th स्टैंडर्ड हम लोग उतना डेप्थ में नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, ये समझ गए आप लोग? हेलो, ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का। तो पोलराइजेशन वेक्टर समझ में आ गया, और अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इसकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। पोलराइजेशन वेक्टर समझ गए बेटा? पोलराइजेशन वेक्टर so now we are able to define the induced electric field. Induced electric field पेज नंबर कौन सा आ गया? ये 5 की 6? 5 है 6 है? कौन सा है? Induced electric field in dielectric in external field। पेज नंबर 5 ही है ना? बराबर है कि नहीं? सर 4 है। 4 है? नहीं ना रे, एक बार चेक कर लो जरा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहाँ पे डिनोट कर दूंगा ई आई से, और जो एक्सटर्नल फील्ड है उसको मैं डिनोट कर दूंगा ई नॉट से। ध्यान रखना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय ई आई एंड एक्सटर्नल फील्ड इज डिनोटेड बाय ई नॉट। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम लोग अभी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है एक्सटर्नल फील्ड पे। तो जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को, यहाँ ध्यान देना, ये रख दिए भाई हमने यहाँ पे, है ना, अब यहाँ पे ध्यान से समझना। अभी हमने डाई इलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख दिया है, ये एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट, यहाँ पे क्या है? एयर है। ठीक है, यहाँ पे एयर मीडियम है। एक मान लो यहाँ पे बेटा एक प्लस क्यू चार्ज है और ये एयर मीडियम है, तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है कि नहीं? होता है। और अगर मैं यहाँ पे सराउंडिंग में क्या रख दूं, कोई मीडियम रख दूं यहाँ पे, तो आर डिस्टेंस पे और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K है, तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? 1/4πε0 K Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। So electric field in medium will be E naught upon K। एयर पे जो फील्ड होती है उसका कितने टाइम्स होती है? 1/K टाइम्स हो जाती है, या फिर सिंपली E is equals to E naught upon K लिख देते हैं। ये मैंने आपको इसलिए लिखा कि डायरेक्ट लिख देता तो समझ में नहीं आता कि कहां से लिखते हैं। तो मीडियम पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सभी कंडीशन को हम वैसे ही रखें तो मीडियम पे इलेक्ट्रिक फील्ड एयर का कितने टाइम्स हो जाती है? 1/K टाइम्स हो जाती है। ठीक है, एयर का कितने टाइम्स? 1/K टाइम्स। ये मीडियम की फील्ड है भाई, यहाँ पे कोई मीडियम आपने रख दिया, पानी पे चार्ज रख दिए या फिर ग्लास के अंदर ये चार्ज रख दिए। ठीक है, मीडियम क्या हो सकता है यहाँ पे? दिस मीडियम में बी वाटर, ग्लास, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ये कोई भी मीडियम हो सकता है। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आप इस तरह से लिखते हो। समझ गया बेटा?
हेलो, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि अब डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे इसको। स्क्रीनशॉट ले लो, ये मिटाने वाला हूँ क्योंकि मैं, ठीक है, ले लिए? ठीक है, देन पेज नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो अभी, तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को आपने यहाँ पे रखा, दिस इज द डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो ये वाली फेज कैसी हो गई बेटा यहाँ पे? दिस फेज इज नेगेटिवली चार्ज, है ना, ये वाली फेज नेगेटिव चार्ज है, और ये वाली फेज कैसी यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज फेज है ना, दिस फेज पॉजिटिवली चार्ज, ये वाली फेज कैसी है? नेगेटिव चार्ज। तो इसके कारण क्या हो रहा है? ये फेज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और ये वाली फेज कैसी यहाँ पे? दिस फेज इज पॉजिटिव चार्ज, ये वाली फेज यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है। अब मटेरियल के अंदर आ जाओ जरा, मटेरियल के अंदर भी दो तरह की फील्ड हैं, एक तो ये बाहर वाली फील्ड रहेगी हमेशा, तो मटेरियल के अंदर ये वाली फील्ड तो बनी रही है यहाँ पे, ये कौन सी फील्ड है मटेरियल के अंदर? दिस इज ऑफ ई नॉट। क्या एक और फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो रही है? थोड़ा सोच के बताना, क्या एक और फील्ड क्रिएट हो रही है इंड्यूस चार्जेस के कारण? ये प्लस क्यू आई और ये माइनस क्यू आई, है ना, या फिर ये प्लस सिग्मा आई और ये माइनस सिग्मा आई। क्या मटेरियल के अंदर ये वाली फील्ड के अलावा, ई नॉट के अलावा और भी कोई फील्ड क्रिएट हो रही है क्या? बताओ जल्दी से। मटेरियल के अंदर ये वाली फील्ड तो है, क्या इसके अलावा और फील्ड नहीं आ रही क्या? ये जो प्लस, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गए, तो ये भी तो बेटा अपनी फील्ड क्रिएट कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन पे, लेकिन ये वाली जो फील्ड है वो उतनी पावरफुल नहीं है। ये कौन सी फील्ड हो गई यहाँ पर? ई इंड्यूस फील्ड आ गई। और इंड्यूस फील्ड किसका अपोज कर रही? बहुत ध्यान से समझना। अब ये एक्सटर्नल फील्ड है जो मटेरियल के अंदर भी है, और मटेरियल के अंदर एक और इंड्यूस फील्ड आ गई, ये किसके कारण? ये प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट के जैसा बिहेव कर रहा है, ये पॉजिटिव प्लेट के जैसा बिहेव कर रहा है, तो इंड्यूस फील्ड कैसी बन रही है यहाँ पे? एक्सटर्नल फील्ड का अपोज करने लगी। तो ई आई मतलब इंड्यूस फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक अपोज द एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड का अपोज करने लगती है। और डाइलेक्ट्रिक के अंदर, अब ये इतनी पावरफुल नहीं है, अगर हम लोग इसको वेक्टर के फॉर्म पे देखें, जैसे यहां पर के किसी पॉइंट पे देखें हम लोग, वेक्टर के फॉर्म पे देखें, तो ये मान लो ई नॉट वेक्टर है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये कौन सा वेक्टर आ गया? ई आई वेक्टर आ गया। दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा? 180 डिग्री का एंगल है। तो जो नेट फील्ड आएगी वो एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन पे ही रहेगी। दिस इज द नेट फील्ड, और नेट फील्ड को मैं किससे डिनोट कर दे रहा हूं यहाँ पे? ई वेक्टर से डिनोट कर दे रहा हूं। ये ई वेक्टर किसके इक्वल रहेगा? ध्यान से समझना क्या लिख रहा हूं मैं इसको। इट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के, ई नॉट अपॉन के रहेगा ये। हाँ, ध्यान देना, ये जो एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे आ रही है ये किसके इक्वल रहेगी? दिस इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के इक्वल आएगी। समझ गए? यहाँ पे मतलब अंदर मटेरियल के अंदर जो नेट फील्ड है वो ई नॉट अपॉन के है। ई नॉट अपॉन के कैसे बन रही है यहाँ पे? एक्सटर्नल फील्ड माइनस इंड्यूस फील्ड इज इक्वल टू नेट फील्ड। तो देयरफॉर नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, इंड्यूस फील्ड समझ गए क्यों क्रिएट हुई डाइलेक्ट्रिक के अंदर? हेलो, माइक म्यूट करो तनी सर।
डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंड्यूस फील्ड क्यों क्रिएट हुई है, समझ गए कि नहीं? डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंड्यूस फील्ड क्यों अच्छा क्रिएट? सर, हाँ समझ गए। हाँ, इंड्यूस फील्ड क्यों क्रिएट हुई? ये इंड्यूस चार्जेस के कारण क्रिएट हुई। सो दिस फील्ड इज क्रिएटेड ड्यू टू induced charges। तो नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मतलब E नेट इज इक्वल्स टू सिंपली E इक्वल्स टू किसके बराबर? E नॉट माइनस EI। और हम ऐसा लिख दें यहाँ पे इट इज E नॉट अपॉन K इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस EI। तो यहां से बेटा अब हमारे पास में इंड्यूस फील्ड का फार्मूला निकल के आ जाएगा, इट इज E नॉट माइनस E नॉट अपॉन K, या फिर E नॉट को बाहर ले लो, इट इज 1 अपॉन K। तो ये ध्यान रखो, ये फार्मूला निकल के आ गया किसका? सॉरी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला निकल के आ गया यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, जो एक्सटर्नल फील्ड का अपोज करती है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? इंसुलेटर है। डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर विच डज नॉट अलाउ करंट टू फ्लो। उनसे करंट फ्लो नहीं होता, बट क्या शो करते हैं? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करते हैं। दे शो द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। इनमें फ्री चार्ज उतने ज्यादा नहीं होते जितने कंडक्टर पे होते हैं। ठीक है, इनमें फ्री चार्ज कैरियर उतने नहीं है जैसे कंडक्टर पे रहते। बात समझ गए? कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट इस डिस्कशन पे? हेलो, कोई डाउट है क्या? सर मतलब इंसुलेटर से बस फील्ड आर पार होती है, करंट नहीं होता। हाँ, फील्ड आर पार हो रही है, लेकिन यहाँ पे जैसे फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, मान ले यहाँ पर फील्ड कितनी है, जैसे यहाँ पे फील्ड 100 न्यूटन पर कूलाम की है लेट, तो इसको पार होके फिर इधर पे एयर आ गई, तो यहाँ पर भी फील्ड कितनी की रहेगी? 100 न्यूटन पर कूलाम की रहेगी। लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर यही वाली फील्ड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इट मे बी 80 और इट मे बी 40, है ना। यहाँ पर जो नेट फील्ड आएगी वो कितनी हो जाएगी? 80 न्यूटन पर कूलम। रिड्यूस हो गई, उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, या 20 बचेगी या 80 बचेगी, कुछ बचेगी। समझ गए? हेलो, यस सर। सर वो इंड्यूस के वजह से ना? हाँ, इंड्यूस वाले ने क्या कर दिया? फील्ड की स्ट्रेंथ को कम कर दिया यहाँ पे। समझ गए? ये मान लिया मैंने, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? एक से ज्यादा बड़ी होगी, और एक से ज्यादा बड़ी होने के कारण यहाँ पे फील्ड कितनी होती? E नॉट अपॉन K बोलते हैं हम लोग। तो जितनी यहाँ है, जितनी यहाँ है, उससे तो कम ही होगी, लेकिन उसी डायरेक्शन पे रहेगी। तो अपने अंदर से फील्ड को अलाउ करते हैं, जाने देते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ को क्या कर देते हैं? फील्ड की स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। समझ गए? हाँ बोलो। सर जब डाइलेक्ट्रिक में फील्ड की स्ट्रेंथ कम होंगी तो उसके आगे जाएंगे तो भी कम ही रहेंगी ना? नहीं, यहाँ ये तो है ना जादू, देख यहाँ पर है वैसा, और जैसे ही इसको पार हुआ वापस वही आ गई कहानी। मतलब ऐसा थोड़ी कि ये खा जाएगी फील्ड, ऐसी चीज थोड़ी है कि वो वहां पे क्या होगी? स्टॉप हो जाएगी या उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। समझ गए? जैसे ही उसको पार होगा यस फिर सर। वापस वही स्ट्रेंथ आ जाएगी। जैसे लाइट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ग्लास स्लैब अगर रखे हमने, यहाँ से लाइट जा रही है, इससे बाहर निकलेगी तो स्पीड पे कोई फर्क पड़ता है लाइट की क्या? यहाँ पे और फिर वापस यहाँ पे, कि ग्लास के अंदर तो कम हो जाती है स्पीड, लेकिन जैसी बाहर निकली उसकी स्पीड क्या होती? फिर से बढ़ जाती है। समझ गए? यस सर। तो बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो यहाँ पर भी उतनी है, यहाँ पे रिड्यूस हुई फिर बढ़ गई। यहाँ पे कितनी रिड्यूस हो गई? 1 अपॉन K टाइम्स यहाँ पे रिड्यूस हो गई। सो डाइलेक्ट्रिक अलाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास, बट दे रिड्यूस दियर स्ट्रेंथ, है ना। हाँ, लेकिन ये करंट को फ्लो नहीं होने देते, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देते हैं। देखो है ना कितनी इंटरेस्टिंग बात, करंट नहीं जा सकता भी, लेकिन क्या जा सकती? इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकती है। लेकिन फील्ड भी इसके अंदर क्या कर देता है? ये इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है। समझ गए? हेलो, यस सर। ओके। कोई डाउट अभी किसी भी बच्चे को? यहां तक ये जो पूरा फाइनल आंसर आया, यहां तक कोई डाउट है क्या? स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या?
हेलो। यस सर। तो इससे करंट पास नहीं हो सकता ना? नहीं, करंट पास नहीं होगा, यही तो खास बात है ना, करंट पास नहीं होगा, लेकिन क्या होता है, फील्ड पास होने देता, फील्ड पास होगी लेकिन करंट पास नहीं होगा। समझ गए? फील्ड पास होगी लेकिन करंट पास नहीं होगा। कौन से नंबर का पेज आ रहा है अपना, ये कौन से नंबर का पेज आ गया, बताओ जल्दी से। सर सिक्स। 6। 6 तो हो चुका था यार, शायद 7 आना चाहिए था। ठीक है, तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज ई नॉट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया ये भी। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फील्ड ये वाली है ई नॉट, और एक फील्ड ये वाली है ई आई, और इसके कारण जो नेट फील्ड बनती है वो इसी साइड से बनती है। दिस इज द नेट फील्ड। और ये वाली कौन सी फील्ड है यहाँ पे, ई नॉट, मतलब एक्सटर्नल वाली। एक्सटर्नल वाली तो जाएगी, फिर इंड्यूस वाली अपोज आ गई, तो ये किसके बराबर, ई नॉट माइनस ई आई। तो यहाँ पे अंदर जो फील्ड होती है इट इज ई नॉट अपॉन के हो जाती है। तो अगर ये 100 मान ली अपन ने, तो ये समथिंग सपोज कितनी बच रही है यहाँ पे, 20 न्यूटन पर कूलम बच रही, मान लिए हमने, क्योंकि के की जो वैल्यू होती है वो 1 से ग्रेटर होती है, फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे रिड्यूस हुई। सो दिस इज द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इंड्यूस की वैल्यू, नेट की वैल्यू नहीं, नेट कितना हो गया, ई नॉट अपॉन के हो गया नेट। अब यहाँ पर एक और बात आती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल। मेटल के अंदर मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है बेटा, इंफिनिटी होता है। अच्छा, अगर ये एयर मीडियम रहता तो क्या होता है, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज 1। अगर ये एयर मीडियम रहता तो ये 1 हो जाता, बात तो वही कहानी है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी फिर आपको, है ना। और अगर ये मेटल रहता तो बताओ क्या अजूबा होता है यहाँ पे, अगर ये मेटल रहता तो क्या अजूबा होता, कुछ अजूबा होता है कि नहीं होता। व्हाट इज द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल? मेटल के अंदर क्या होती, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी ई नॉट 1 माइनस 0। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल? मेटल के अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू इसी के बराबर होती, बाहर वाली फील्ड के बराबर होती। तो मेटल के अंदर जो नेट फील्ड है ये ई नॉट अपॉन के लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 0, या फिर ये किसके बराबर, ई नॉट माइनस ई आई आप लेते, वेक्टर सम अगर आप करते तब भी क्या मिलता है, ये 0 मिलता। समझ गए कि नहीं, समझ गया बेटा। तो अगर ये मेटल रहता, मेटल में क्या पढ़े थे अपन ने, मेटल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। क्यों 0 होती, मेटल के अंदर इंड्यूस फील्ड इतनी पावरफुल हो जाती है। मेटल के अंदर अगर ये मेटल प्लेट रहती या मेटल रहता, तो मेटल के अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर की फील्ड होती उसको क्या कर देती है, कैंसिल आउट कर देती है। समझ गए? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो। तो हाँ बोलो। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में 0 होंगी। हाँ, एयर पे 0 आ जाएगी ना बेटा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आएगी एयर पे, एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 हो गया, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नहीं एयर पे। समझ गए? तो फिर अंदर में जो ई नॉट बनेगा वो ई नॉट ही रहेगा, उसको माइनस नहीं अरे होगा। तो अगर एयर है वहां पे तो वो मटेरियल हट गया ना, तो जो इसके लेफ्ट साइड और जो राइट साइड में बना है वही चीज आ जाएगी ना बीच में फिर। समझ हाँ गए? सर। तो डाइलेक्ट्रिक अपने अंदर से किसको पास होने देते, फील्ड को पास होने देते, ध्यान रखना। ठीक है, दे अलाउ द फील्ड टू पास थ्रू देम, बट क्या नहीं करने देते, करंट फ्लो नहीं होने देते, फील्ड पास होने देते। और फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या करते डाइलेक्ट्रिक, सर कम करते हैं। हाँ रिड्यूस कर देते, फील्ड की स्ट्रेंथ को घटा देते हैं, है ना, दे रिड्यूस द फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, स्क्रीनशॉट लो बेटा इस पेज का, जरा स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर।
और यही अगर मेटल रहता है तो, अगर यही मेटल रहता है तो क्या होता है, मेटल के अंदर जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाती है। तो अंदर नेट वैल्यू कितनी बचती फिर वहां पर, 0 बचती। ठीक है, हाँ, दिस इज पेज नंबर 8। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज E नॉट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K। ध्यान रखो, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है दोनों के लिए, डाइलेक्ट्रिक के लिए भी और इंसुलेटर के लिए भी। यहाँ पे E नॉट क्या है बेटा, E नॉट इज एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो अगर ये डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर ठीक है, ये इंड्यूस चार्ज है, ये E नॉट, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी लग रही है यहाँ पे, E इंड्यूस। और नेट फील्ड कैसी आ जाएगी यहाँ पे फिर, दिस इज द, और नेट फील्ड कितनी आएगी यहाँ पे, E नॉट अपॉन K, एंड दैट इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस E इंड्यूस। ये होती वैल्यू इसकी, ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर। लेकिन अगर यही मेटल रहता है, क्योंकि मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इंफिनिटी। तो मेटल में को जब हम एक्सटर्नल फील्ड पे रखते बेटा मेटल को, ये एक्सटर्नल फील्ड है, तो इसमें जो इंड्यूस सरफेस चार्जेस होते हैं वो भी बहुत ज्यादा आते हैं, लार्ज अमाउंट में इंड्यूस सरफेस चार्ज आ जाते हैं इस पे। इस साइड पे कौन से चार्ज आएंगे, नेगेटिव चार्ज, और इस साइड पे कौन से चार्ज आएंगे, पॉजिटिव चार्ज। इंड्यूस चार्ज इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसके अंदर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये है E नॉट एक्सटर्नल फील्ड, और ये है इंड्यूस फील्ड। क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, सिंस E नॉट इज इक्वल टू E इंड्यूस इनसाइड द मेटल, इसलिए यहाँ पे E की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत पावरफुल रहती है। समझ गए, समझ गए कि नहीं। तो मेटल के अंदर हमेशा नेट फील्ड कितनी मिलती है हमको, मेटल के अंदर हमेशा नेट फील्ड 0 मिलती, क्योंकि इंड्यूस फील्ड इस तरह से होती कि वो एक्सटर्नल फील्ड को क्या कर देती है, कैंसिल आउट कर देती है। तो मेटल में और इंसुलेटर में ये फर्क है। मेटल के अंदर जब मेटल को आप एक्सटर्नल फील्ड पे रखते हो तो उसके अंदर नेट फील्ड 0 होती, लेकिन इंसुलेटर के अंदर नेट फील्ड 0 नहीं होती है। समझ गए, क्लियर हो गया बेटा, हेलो, क्लियर हो गया कि डाउट है कुछ, हेलो, क्लियर हो गया, डाउट है, जल्दी बोलो। क्लियर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। नेक्स्ट आते हैं अपन लोग पेज नंबर 9 पे। एक टर्म और यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का। पेज नंबर 10, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ
it is the maximum external field, maximum external field that can be applied to a dielectric so that its dielectric properties does not affect or it does not break down मतलब वो मैक्सिमम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी हम अप्लाई कर सकें इसमें मटेरियल पे, जिससे वो उसको बियर कर सके, उसको सह सके और उससे उसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज अफेक्ट ना हो या वो ब्रेक डाउन ना हो। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन का मतलब होता है, डज नॉट ब्रेक डाउन का मतलब होता है आइदर इट मे बी कंडक्टर, आइदर इट मे कंडक्ट, या तो ये कंडक्ट करने लगेगा और इट में बर्न, जल जाएगा। जैसे तुमने देखा होगा जब इतने पतले वायर से अगर तुम इलेक्ट्रिक आयरन करोगे तो क्या होगा, इसकी प्लास्टिक की कोटिंग पे कुछ होगा कि नहीं। अगर ये पतला वायर लगा दूं मैं प्रेस में इलेक्ट्रिक आयरन में, तो ये जो कोटिंग है इस पे क्या इफेक्ट होगा बता सकते हो क्या? जल जाएंगे। हाँ, कोटिंग जल जाएगी। और अगर टेस्टर से बाहर से लगा के देखोगे टेस्टर करंट बताने लगेगा, मतलब उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कैसी कर देता है, वो ब्रेक कर देता है। मतलब इतनी ज्यादा फील्ड अगर हम अप्लाई कर दें, इतना ज्यादा वोल्टेज लगा दे, उसको ब्रेक कर दे, इसको बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म पे मैं लिख रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। एयर की कितनी होती है बेटा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? इट इज 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। मतलब अगर एयर पे इससे ज्यादा की फील्ड हम लगा दें तो एयर क्या होगी, आयनाइज हो जाएगी। ठीक है, दैट इज इफ इन अ एयर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर और ग्रेटर is applied, then air will ionize। air क्या हो जाएगी, air will ionize, ionize हो जाएगी और it will conduct, और it will be conducting, वो कंडक्ट करने लगेगी। जनरली एयर क्या होती है, इंसुलेटर होती है एयर। यहाँ पे मेरे को करंट लग रहा है क्या, खंबे से केबल गया हुआ है, नहीं लग रहा ना, क्योंकि एयर इंसुलेटर है। लेकिन अगर यहाँ पे 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से ज्यादा की फील्ड अगर लग गई तो यहाँ की एयर भी क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी। और प्रैक्टिकली आपने इसको कहाँ पे देखा बताऊं आप लोगों ने, जो हाई टेंशन लाइन जाती है उसके नीचे खड़े होकर देखना, एक आवाज भी आती है आपको, और अगर आप वहां से पास होते तो आपकी बॉडी चार्ज हो जाती है, और आप अगर किसी लोहे के ऑब्जेक्ट को या फिर कंडक्टिंग बॉडी को टच करोगे या कोई तुम्हें टच करे तो उसको शॉक भी लगता है। क्यों, वो हाई टेंशन लाइन के आसपास की एयर आयोनाइज हो जाती है। वो हाई टेंशन लाइन में बहुत ज्यादा फील्ड जनरेट होती है, तो सराउंडिंग एयर को क्या कर देती है, आयोनाइज कर देती है, और आवाज भी आती है उसके कारण। क्योंकि जब वो आयोनाइज होती है तो एनर्जी क्रिएट हो रही वहां पे, है ना, एनर्जी का कुछ लॉस हो रहा है, या वेस्ट हम बोले तो वो जो वेस्ट है वो साउंड और हीट के फॉर्म पे अपीयर होता है। समझ गए बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर ये है ना। कुछ और एग्जांपल आप लोग में इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे माइका, माइका के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है लगभग 100 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। मतलब जो माइका होती है वो लगभग 30 टाइम्स ज्यादा इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी रखता है, किससे, एयर से, है ना, माइका। फिर ऐसे रबर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, इनके लिए आप देख सकते हो टेबल दिया रहता है, बट लर्न करने की जरूरत नहीं है। एयर के लिए याद रखने की जरूरत है कि एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। समझ गए? हेलो, समझ गए?
ये दिख रहा है, ये वाली दिख गए? हाँ यस सर, ये गांव में लगे रहते हैं। गांव में लगे रहते, शहर में भी लगे रहते, लेकिन शहर के अंदर से नहीं जाती जनरली ये। इधर कोराड़ी तरफ मिल जाएगी तुमको ये, है ना? समझ गए ये? यस सर, अगर इसके नीचे, इसके आजू बाजू से ज्यादा अपन चार्ज होते हैं। हाँ, अपनी बॉडी चार्ज हो जाती है क्योंकि आसपास की एयर आयोनाइज हो जाती है, इतना ज्यादा वोल्टेज रहता है, इतनी ज्यादा फील्ड क्रिएट होती है। ठीक है। अच्छा, इसमें कभी देखा होगा कोई आदमी चिपक गया तो पूरा जल जाता है वो, या कोई पक्षी चिपक गया, जो खासकर चमगादड़ वगैरह पूरे जल जाते हैं। नॉर्मल पक्षी नहीं जलते क्योंकि उनकी बॉडी। सर अगर यानी नीचे में भी यानी जो वायर का जो रॉड है उसको भी हाथ लग गया तो जल जाता? नहीं, रॉड को नहीं, खंबे पे तो जनरली इंसुलेटर लगे रहते हैं ना। यहाँ पे ये, एक मिनट, ये देखिए इंसुलेटर लगे हुए यहाँ पे, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको? ये कर्सर जहाँ पे इंसुलेटर है, और यहाँ से फिर वायर को टच करके इधर ले जाते हैं। तो इसलिए आप जब लोहे के खंबे को टच करोगे तो आपको करंट नहीं आता है, बट कभी कभी बारिश आरिश हो गई या फिर कुछ ऐसा हो गया तब खंबे पे भी करंट आ जाता है, इसलिए इनसे दूर ही रहना चाहिए। ठीक है। यस सर, बस जब तार पे लगता है तो कोई भी जल जाता है। हाँ, कोई भी जल जाता है ना, क्योंकि इतनी ज्यादा वो रहती है। हमारी बॉडी इंसुलेटर होती है ना करंट की। और देख यहाँ पे कनेक्शन कैसे किया, ये इंसुलेटर लगे हुए यहाँ पे, और उसके बाद फिर वायर को जंप करा के एक से दूसरे तक लेके गए, है ना? समझ गए? यस सर। क्यों? अच्छा, इसमें ऐसा क्यों नहीं किया कि यार ग्राउंड से बिछा देते, इसको खम्भों में क्यों लटका के लेके गए? बता सकते हो क्या कोई? खम्भों से क्यों लटका के लेके गए, इसको ग्राउंड पे क्यों नहीं बिछा दिए तार को? इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ी? देखो यार, सबसे चीपेस्ट और सर्वसुलभ क्या है? इंसुलेटर है। खरीदने की जरूरत पड़ती है क्या उसको, या बनाने की जरूरत है क्या? नो सर। है ना? तो कॉस्ट बचती है, मतलब पैसा बचता है एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रिसिटी को भेजने में। अगर इसको तुम नीचे जमीन पे गाड़ के ले जाते ना तो बहुत ज्यादा कॉस्ट आती फिर, है ना, इंसुलेटर की, क्योंकि इसके ऊपर कोटिंग चढ़ानी पड़ती है और फिर उसका रख रखाव, क्योंकि ऊपर हवा में लटका है तो उतने ज्यादा रख रखाव की भी जरूरत नहीं है ना? इसलिए पहली बार लगाने पे खर्चा भले ज्यादा आएगा, लेकिन उसके बाद फिर चीजें सस्ती हो जाती हैं इसकी, इसलिए ये ज्यादा यूजफुल होती है टेक्निक। ठीक है, समझ गए? सर मैंने सुना हूँ यानी करंट जहाँ से निकलता है हाँ वो आते आते बस 70 या 60% ही अपने तक के पहुंचता है। हाँ, ट्रांसमिशन लॉस होता है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाएंगे अभी नहीं, है ना? ठीक है।